वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हमारे साथ डीएपी के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट श्री गुलाम हैदर मलक साहब, जो कि एक्स डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, लोहाई मल्हार के टूर पे हैं और शायद इनका मकसद ये है कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस इलाके का टूर कर रहे हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात जो है, रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त काफ़ी जो स्टेट ही पूरी परेशानी में डूबी हुई है। तो हम ज़्यादा नहीं, इनसे चलते चलते दो चार ही लफ्ज़ पूछेंगे कि मलक साहब, वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मलक साहब, आप ये बताएं कि जो हमारी स्टेट है इस वक्त यूटी कहेंगे, पूरी इस परेशानी का शिकार हो चुके हैं। एंटी इंक्रोचमेंट का जो मसला है और उसके बाद जो है आप ये प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। तो ये हमारी यूटी को दिल्ली के साथ जोड़कर क्या ये मुनासिब हो रहा है हमारी स्टेट के साथ या हमारे लोगों के साथ? बताएं ज़रा तफसील के साथ। रफ़ीक साहब, शुक्रिया। आप जो मेरा ये इस अपने चैनल के द्वारा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इसका आपका वो शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो आपने बात की हमारे जम्मू कश्मीर की इस वक्त, ये इसमें हकीकत है कि ये रियासत जो थी एक बड़ा काफ़ी शाहाना रियासत थी। ये राजा महाराजाओं की ख़रीदी हुई ये रियासत थी और जिस कदर भी यहाँ के रहने वाले बसने वाले थे वो मालिक थे इस रियासत के, जहाँ जिस कदर रह रहे थे, जिस कदर जी रहे थे। और बाकी रियासतों से यहाँ सब लोग जो थे खुशहाल थे। ना ज़्यादा अमीरी थी, ना ज़्यादा गरीबी थी। हर किसी के सर पे छत था, हर किसी की अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन थी और अपना अनाज पैदा करके या छत अपना कायम करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त ने इस रियासत को यतीम बना दिया। चारों तरफ हम इस वक्त परेशानियों में घिरे हुए हैं। पहले तो हमने मिलिटेंसी ने 20-25 साल मार दी, हम बहुत कमज़ोर हुए। उसके बाद कोरोना हमें ऐसा पड़ा, 2 साल 3 साल वहाँ से कमज़ोरी मिली। एक मार नोटबंदी की पड़ी। जी हाँ, एक नोटबंदी की मार पड़ी। ये चौथी मार, 5वीं मार हमें जिस वक़्त यूटी में हमारी स्टेट को बदला गया, ये सबसे बड़ी मार पड़ी है। इसने हमें बिल्कुल बेकार कर दिया, नकारा कर दिया और इस वक़्त हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे जो यहाँ के अपने क़वानीन थे, उन क़वानीन की वजह से हम बहुत अच्छे फल फूल रहे थे, जी रहे थे, बड़े आराम से अपना वक़्त निकाल रहे थे। बदकिस्मती ये जो यूटी बदलना, एक स्टेट को और महाराजाओं की दी हुई स्टेट और 200 साल पुरानी स्टेट, हमारे इंडिया हिंदुस्तान में ये सबसे पुरानी रियासत थी हमारी जम्मू कश्मीर, तो इसको यूटी में बदलना ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारे इन जम्मू कश्मीर के लोगों की ये बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों के हाथ इस वक्त हम पड़े हैं जिनको ना इस रियासत का कोई पता है, ना इस रियासत इस वक्त जिस तरह यहाँ हमारे अफसरशाही चली है, कोई गुजरात से आके बैठा है, कोई बिहार से आके बैठा है, उनको क्या मालूम कि हम इन देहात में, हम इन पहाड़ों में कैसे जी रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। और राजाओं महाराजों की देन है कि जहाँ जहाँ हम रह रहे थे, जहाँ 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 हम बस रहे थे, वक्त वक्त से हमारे कुछ कानून बदले गए। शेख साहब ने यहाँ लैंड टू टिलर किया, जहाँ लोग अपने काश्तकार थे, ज़मीनें जिन्होंने तैयार की थी उनको उनका हक था। उसके बाद एस 432 का कानून हुआ, LB 6 का कानून हुआ। तो इन लोगों को अपने ही ज़मीनों के जो हक दिए गए और उस हक के तरीके से वो अपने जी रहे थे, ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। आज़ाद साहब की वक़्त में रोशनी एक्ट तैयार हुआ, उससे भी हमें राहत मिली थी, उससे भी लोगों को जैसे आबादी बढ़ती गई उसी तरह हम अपने उन्हीं ज़मीनों को आगे पीछे बढ़ाते गए और अपना रोज़ी रोटी कमाते गए, अपना एक सिलसिला चलाते गए, अपना इस रियासत का नाम रोशन करते गए। तो ये चारों तरफ जो हमें जुल्म हुआ है, तो ये तो इस वक्त सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हमारा इस वक्त जो यूटी में चेंज करना, उसके बाद जो हमारे इंक्रोचमेंट्स जो हैं, ये इनको बेदखली का इस वक्त ये मुहिम चलाई है। घर बने बनाए हैं उनको उजाड़े जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये जुल्म हो मलक रहा है साहब, हमारे। एक यहाँ पे मैं आपको रोकना जी चाहूँगा। हाँ।
आप देख रहे हैं ये सवाल तो हमें आपसे नहीं करना चाहिए, तो जो मौजूदा सरकार उनसे करना चाहिए, मगर यहाँ पर एलजी साहब के सिवाय कोई सरकार नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम आपसे, क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट जो है लोगों की ज़मीनें, जो तो बड़ा जिसके पास 200 कनाल या 100 कनाल या 50 कनाल जिसने एनक्रोचमेंट की है, जिसने ऑक्यूपाई की है, चलो उससे तो छुड़ा लेंगे, मगर जो मरलों के हिसाब से 2, 4, 20 मरले जिसके पास है उससे भी छुड़ा रहे हैं। क्या ये सरकार इस ज़मीन को छुड़ाकर क्या करना चाहती है? क्या लगता है? जी हाँ, मेरी समझ से यहाँ क्या हो रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं शहरों में इस वक़्त, मैंने जम्मू में खुद इसकी निशानदेही की कि इस वक़्त चारों तरफ जो है कारोबार जो है बाहर के लोग कर रहे हैं। जी, जी। मैक्सिमम बाहर के लोग कर रहे हैं, और इनका ये मुद्दा है कि यहाँ का ये जो डेमोग्राफी है इसको चेंज करके हम शायद कोई और इसको दिशा दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे लोग भी इस वक़्त इस जो मार झेल रहे हैं, ये इस वक़्त निराश हैं। इनका रोष अगर भड़का, इनका अगर दिल में जो ये इस वक़्त तड़फ लिए बैठे हैं, ये परेशानियाँ लिए बैठे हैं, अगर ये कहीं वो गुब्बारा फटा तो ये रियासत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, बड़ा नुकसानदेह होगा। तो मैं चाहता हूँ मलक साहब, यही बात है, अपोजिशन वाले या कोई भी पार्टी है, जैसे और पार्टीज यहाँ पे चल रही हैं, वो कह रही हैं कि ऐसा होगा नहीं। अगर होगा तो अब देख रहे हैं आप कि आर्मी फोर्स पुलिस को लेकर एक आम आदमी जो है परेशान है, चाहे वो कितना भी ताकतवर है। आपने देखो अगर बड़े बड़े लोगों के भी तोड़े गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मगर एक आम आदमी, उसके पास हथियार नहीं है, गन नहीं है, वहाँ पर पुलिस जाती है और पुलिस की वजह से उससे छीनी जाती है उसकी ज़मीन और उसका मकान तोड़ा जाता है, तो वहाँ वो बेबस होते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, अगर सरकार बनाते हैं आप, आपकी सरकार बनती है, चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब आते हैं, तो ये जिनके मकान तोड़े गए, जिनकी छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें छीनी गई, उनका क्या करेंगे आप? जी हाँ, ये तो हमारे जो चेयरमैन हैं हमारे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। क्योंकि आप आज़ाद साहब से बहुत जुड़े हुए जी, हैं, जी, बहुत जी, नज़दीक जी, हैं, तो जी, आपसे जी, तो जी। बात होती रहती है। जी हाँ, ये उनका एक ये दिली ख्वाहिश है। उन्होंने जो अपनी एक बहुत पुरानी पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी उन्होंने इख्तियार की, वो सिर्फ़ महज़ इस दर्द से कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई करें, हम इन लोगों के दुःख दर्द में शामिल हों, और हमारा जो मुद्दा मकसद जो है, इस रियासत को वही दिशा देनी है, वही दिशा में लाना है, जैसे हमारे पहले पुरजनों ने हमें जो इख्तियारात दिए हैं, पुरजनों ने जो हमें कानून बनाए इस रियासत के लिए, वही शान हम चाहते हैं कि ये रियासत, और आज़ाद साहब का ये दिली ख्वाहिशात है कि मैं यहाँ का जो दिशा है, यहाँ का सिस्टम जो है उसको फिर सुधारूँ। यहाँ जिस कदर हमारे गरीब लोग जहाँ-जहाँ रहते थे, जिन-जिन ज़मीनों पे रहते थे, जहाँ-जहाँ जिस कदर घर थे, वो हम उसी तरीके से रखें, उसी तरीके से इनको मिलें, उसी तरीके से जो हमारे पुरजनों से लेके आज तक जो सिलसिला चल रहा था हमारा, उसी तरीके से चले। और यही एक मुद्दा मकसद लेके आज़ाद साहब जो इस वक़्त आए हैं मैदान में जम्मू कश्मीर की, उसी दिशा में, उसी हालत में हम ज़िंदगी बसर के, जो आज कहते हैं नया कश्मीर। अरे नया कश्मीर क्या, हम वही पुराना कश्मीर चाहते हैं जो हमारे सदियों पुराना एक सिस्टम था। यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा था, आपस में एक-एक भाई-भाई की तरह रह रहे थे। इस वक़्त तो हम अंधेरे में हैं। हमने तो हम हर मार को झेलते हुए फिर भी हम अपने देश के साथ एक हुब्बुल वतनी के साथ चल रहे थे, लेकिन चंद लोगों की वजह से हमें अगर बदनाम किया गया, तो एक ये मुद्दा लेके हमें इस वक्त इस रियासत को पूरा तबाही की ओर लिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसमें हम सुधार करें, लोगों की खिदमत करें, लोगों के जो मसाइल हैं, देखिए मसाइलों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, लोगों के मुद्दों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। महंगाई ने इस वक्त कमर तोड़ दी है, हमारी जो सड़कें जो हैं बिल्कुल बेकार है, सड़कों पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं, आज कोई उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो लिहाजा हम रियासत के ये दुख दर्द को अपने दिल में बसाए हुए लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और आज़ाद साहब का मुद्दा मकसद यही है कि हम, अगर लोग हम पे इतबार करते हैं, हम उसी तरीके से जिस तरीके से हम रह रहे थे हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह, उसी तरह से जिस तरह हमारी ज़मीनें थी, जिस तरह हमारी जायदाद थी, उसको हम, हर एक का हक है अपना अपना, उसी हक से उसी तरीके से। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई बड़े लोग हैं
जिन्होंने सैकड़ों हज़ारों कनाल रकबे रोक के लोगों को बेचे हैं। लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं मिल के अगर किसी का 200 कनाल रकबा जो है शामलाट या घास चराई या कोई भी सरकारी रकबा कब्जा करके वो बेचा है, लोगों का कोई कसूर नहीं उसमें। उस आदमी को पकड़िए, उस आदमी उस रेवेन्यू ऑफिसर को पकड़िए जिसने ये दुर्दशा की है या उसने जो ये चालाकी की है, तो लोगों का तो गरीबों का कोई कसूर ही नहीं इसमें। मलिक साहब, आप रहे हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रह चुके हैं और एक्स डिप्टी स्पीकर भी हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 2014 के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट का, यानी ये कहेंगे कि भर्ती किसी किस्म की किसी में पोस्ट वगैरह खुली नहीं, ना ही बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है 14 से लेकर आज तक। तो बेरोज़गारी जो नौजवान आस लगा कर बैठे हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, उन्हें कोई और चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें यही चाहिए कि रोज़गार चाहिए। रोज़गार आपने 98 में, उसके बाद आज़ाद साहब ने एक भर्ती, हवाई भर्ती लोहाई, मल्हार, मछेडी और बनी में करवाई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ख़ास करके बेरोज़गारी में कैसे नौजवानों को दोबारा एडजस्ट करेंगे आप? इसी किस्म की हवाई भर्ती चाहते हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग। जी हाँ, हमारा मुद्दा मकसद था जिस वक़्त 96 से गवर्नर राज के बाद यहाँ गवर्नमेंट बनी, एक मकसद था हर किसी सियासतदान का कि यहाँ हम लोगों को रोज़गार दें। हमने रहबरे तालीम स्कीम लागू की, हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक नई टीम तैयार की जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिला, हज़ारों बच्चों को उसमें नौकरी मिली, अपना रोज़ी रोटी मिली। आज तक लगातार फिर हमने यहाँ मिलिटेंसी की वजह से हमने उन इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने चौकियाँ खोली और उन चौकियों में लोकल लोगों को वो एसपीओज़ भर्ती किया, वीडीसीज़ बनाई। उसके बाद हमने उन्हीं इलाकों से हमने हवाई भर्ती की और वहाँ के बच्चों को रोज़गार भी मिला और इलाका की वो जो है भलाई भी हुई, इलाका की डिफेंस भी हुआ। इलाका इस वक्त आप कहते हैं कि हमारे आने से यहाँ ये जो मिलिटेंसी ख़त्म हुई, ये मिलिटेंसी 98 में ख़त्म करके हमारी सरकारों ने वक्त में इसको रोका है और मिलिटेंसी काबू में थी। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं दुर्दशा हमारे इन इलाकों से, एक तो रोज़गार ख़त्म, महंगाई उसमें बढ़ी और इन मुद्दों से हटा के नए कानून, नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि लोग इसी गोरख धंधे में उलझते रहें और उनका दाल दलिया हिंदू मुसलमान को आपस में अलग करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये क्या लगता है मलिक साहब, जब आपकी सरकार आएगी तो ये रहबरी तालीम, रहबरी खेल या डेली वेजर या एसपीओज़ या इस किस्म की भर्तीज़, हवाई भर्ती वगैरह का एहतमाम किया जाएगा? जी हाँ, ये तो पूरा हमारा मकसद ही था ऐसा कि हमारे जो नौजवान बच्चे, यहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं थी, यहाँ बड़े उद्योग नहीं थे, यहाँ बड़े कोई कारखाने नहीं थे जिसमें हम बच्चों को एडजस्ट करते। हमें एक ज़रिया जम्मू कश्मीर का था कि यहाँ की नौकरी जो है यहाँ के बच्चों को मिली और यहाँ का जो सिस्टम है यहाँ के बच्चे ही संभालें, यहाँ के नौजवान ही संभालें, ताकि जो हमारा आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं खुशहाल रहें, अपना रोज़ी रोटी खुद अपने हाथों से कमा के अपने ही इलाके में काम करके वहाँ से अपना बच्चों को पालें। इन्होंने तो सिलसिला ही ख़त्म किया, 35A को तबाह किया, यहाँ का बच्चों का जो हकूक़ था उसको उजाड़ दिया। और इस वक्त आप क्या कह रहे हैं रफ़ीक साहब, इस वक्त हमने सुना कि पोस्ट ये जो डाकखाना जो है, इसमें बाहर से इस वक्त तकरीबन 300 कुछ बच्चे जो हैं इन्होंने एडजस्ट किए हैं। इसी तरह बैंक में आउट ऑफ स्टेट इसी में बैंक जो है इसमें 500-600 बच्चों को बाहर से इन्होंने एडजस्ट किया है। इसी तरह ये माइनिंग बाहर के आ रहे हैं, रेता बजरा का जो ठेके ले रहे हैं बाहर के लोग आके ले रहे हैं, सड़कों के ठेके बाहर के लोग आके ले रहे हैं। अगर ये चीज़ें अगर करनी है तो इस हिसाब से हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये दिन ब दिन कमज़ोर आप क्या सर मानते हैं कि आपको यही रोज़गार यहाँ के लोकल जो हैं स्टेट के हाँ, बिल्कुल। ये तो आज नहीं, ये जब से हमारे ये स्टेट जो बनी है, खरीदी हुई स्टेट है, इसका तो दखल ही नहीं होना चाहिए था बाहर के लोगों का। इसमें तो ये हमारा हक है, ये मलकियत है हमारे राजाओं महाराजों की, डोगरा राजों की ये मलकियत है और डोगरे जो है हम हैं इस मलकियत के हकदार हैं, इसके हकूक़ रखने वाले हैं। ये तो इनका इसमें ये तो बहुत ज़बरदस्ती ताकत की बिना ये हमें परेशान किया जा रहा है। चारों तरफ इस वक्त हमें ऐसे परेशान, ईडी हमारे पीछे, सीबीआई हमारे पीछे, हर तरीके का हरबे लगाए जा रहे हैं ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोग कमज़ोर हों। कहाँ का भला है, कहाँ का यहाँ का वो विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है।
मलक साहब, लोगों की ये मांग है कि जल्द अज जल्द, जो अपोजिशन पार्टी तो कहती है, मगर मांग की जाए आपके ये जो एक कोशिश होनी चाहिए कि सरकार से जल्दी जो है इलेक्शन की मांग की जाए, असेंबली इलेक्शन, ताकि एक सरकार बने। वरना मलक साहब, कोई ऑफिसर नहीं सुनता है, कोई किसी की सुनवाई कहीं नहीं है, आप देख रहे हैं। तो कम अज़ कम जो लोकल नुमाइंदे हों, एमएलएज हों, या कोई भी उनके मिनिस्टर वगैरह हों, ताकि उनकी सुनवाई हो, इसके लिए लोग तरस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हकीकत है, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। जमहूरी निज़ाम अगर हमारे देश में, अगर हमारी बहुत बड़ी जमहूरियत है इस वक़्त पूरे वर्ल्ड में, तो इसका सही जमहूरियत का यही एक निज़ाम है कि यहाँ चुनी लोगों की चुनिंदा सरकारें हों। आपको लगता है ये इस वक़्त जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक़्त तानाशाह चल रहा है। 101% तानाशाह है और डिक्टेटरशिप है, और ज़बरदस्ती से हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। मलक साहब, आपने हमारे वक्त दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब। आप ऐसी तरह हमारे इन दूर दराज इलाकों की बातें जो हैं सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार इसकी तरफ गंभीरता से देखे। और मैं हमारे मनोज जी से, इस वक्त जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अरे कम से कम आप भी सियासी लोग हैं, आप भी सियासत से आए हैं, आप कहीं आर्मी से रिटायर अफसर नहीं हैं, आप कहीं किसी ये जो किसी मुलाजमत से आप रिटायर नहीं हैं, आप सियासत से हैं। और सियासत जो है जमहूरियत सिखाती है, और जमहूरियत जो सिखाती है लोगों का राज हो, लोगों की अपनी हुकूमत हो, लोगों का अपना निज़ाम हो। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को मत तरसाइए, इन लोगों को मत उजाड़िए। हमारे जम्मू कश्मीर को एक इंसानियत के नाते हमारी भी यही आपसे इल्तिजा है कि इस रियासत का कोई वाहविला करके यहाँ इलेक्शन हो, और लोगों की अपनी चुनिंदा जो है सरकार बने, जो लोगों के हित के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों का दुख दर्द समझने की सरकार हो, और इन लोगों का जो है मुश्किलात का इज़ाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत।